नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से थिंक सैंग्विन के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग लगातार ल्यूसेंट के जो जनरल नॉलेज है हिंदी मीडियम उससे जीके को कर रहे हैं और ये एपिसोड जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो एपिसोड्स हैं ये आपकी प्रैक्टिस नॉलेज को बूस्ट करेंगे। दोस्तों, अब तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितना नॉलेज हम लोगों ने लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है, इसका खनन कब से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ ये मौजूद है, आपका मोहनजोदारो कहाँ है, लोथल कहाँ है, कालीबंगन कहाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। इस ऑडियो समरी में दोस्तों हम उसके आगे देखेंगे जो हमारा होगा वैदिक सभ्यता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता को। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में। प्रथम ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीण एवं विस का प्रधान विश्वपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं अस्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुए। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष युक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलक कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपनी पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं दोस्तों। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6 है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली, माफ कीजिएगा दोस्तों, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमुजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णिस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत,
रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या न मारने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट, सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में से सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज्य सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निषक और शतमान मुद्राओं की गाय थी, लेकिन इस काल में किसी खास वार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्य नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। दोस्तों, कुछ अन्य बातें हैं, जैसे ऋग्वेदिक कालीन देवता और उनका संबंध किससे है। एक तरफ हम देवता का नाम लेंगे और उनका संबंध आपको बताएंगे। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाते थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। उसके बाद दोस्तों घौ, माफ कीजिएगा, ये बहुत अच्छे ढंग से अक्षर लिखा नहीं है, तो जो मैं उच्चारण कर रहा हूं उसमें अगर कोई त्रुटि हो रहा है उसके लिए माफी चाहता हूं। इन्हें आकाश का देवता माना जाता है। सबसे प्राचीन सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बोलते वक्त किसी भी हिंदी शब्दावली या शब्दों के स्वरूप को मैंने त्रुटि किया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों। अब जो पांचवी हमारा सेगमेंट होगा वो दोस्तों होगा महाजनपदों का उदय, कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, और यहां से इंपॉर्टेंट पहलू स्टार्ट हो जाता है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ऑब्जेक्टिव काफी पनपता है कि आखिर जो अंगुत्तर निकाय है
उसमें क्या संबंध है दोस्तों? दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महाजनपद के बारे में। जो 16 महाजनपद हैं, जो उनके जनपद हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद उनका कहाँ राजधानी और उनका क्षेत्र कहाँ पर है और अभी वो आधुनिक स्थान कहाँ है। दोस्तों अभी आपके सामने में 16 इसके महाजनपद दिखेंगे। सबसे पहले दोस्त अंग, जिसको इंग्लिश में अंग कहा जाता है, राजधानी इसकी चंपा थी। इस पे कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आए हैं। अंग दोस्तों राजधानी चंपा, क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर फिलहाल बिहार में है। मगध, गिरिब्रज, राजगिरी, पटना गया बिहार में है। काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौसाल, राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती, राजधानी उज्जैन, माहिष्मती, मालवा उत्तर प्रदेश। मल, कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश। पंचाल, अहिछत्र, काम्पिल्य, वरेली, बादुई, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। दोस्तों शक्तिमती राजधानी चेदी की। कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। काम्बोज, काम्बोज हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। सुरसेन, मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोटली, पोतान, गोदावरी नदी का क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, याद रखिएगा इस बात का। गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। दोस्तों अब जो हम बात करेंगे दोस्तों आगे धीरे धीरे करते बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर जो है महाजनपदों के उदय में आपका सबसे पहले जैन धर्म के बारे में बताया गया, जिस प्रकार से इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ा हुआ है, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं किस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इन सबों के बारे में चर्चा किया गया है, तब जाके मौर्य वंश। तो दोस्तों जिस प्रकार से इसमें PDF दिया गया है हम उसी प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको ये किस प्रकार से वीडियो लगा, मगध राज का उत्कर्ष क्या था, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें लगता है इस किताब का जो हिंदी PDF है उसमें सीक्वेंस सही नहीं किया गया। इसकी किताब को जब हम देखेंगे तो आपको डेफिनेटली और बेहतरीन ढंग से बताएंगे। थैंक यू वेरी मच इस ऑडियो सुनने के लिए।